ये कैसे हो सकता है? जब सिक्स्थ एल्डर ने देखा कि उसकी मुट्ठी रुद्र ने कसकर पकड़ ली है तो उसका चेहरा सदमे से भर गया और उसके हाव भाव ऐसे थे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सिक्स्थ एल्डर ने उस मुक्के में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और शायद एक मिस्टेक के लिए भी उसे आसानी से झेलना मुश्किल होता, मगर किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इस तरह से सीधे सिक्स्थ एल्डर के मुक्के को थाम लेगा। तुम्हारी ताकत बहुत कम है। रुद्र ने सामने खड़े सिक्स्थ एल्डर को देखा और उपहास भरी हंसी हंसा, फिर अचानक एक मुक्का मारा। धम! रुद्र की मुट्ठी जोरदार तरीके से सिक्स्थ एल्डर के पेट पर लगी। आह! चीखने के बाद सिक्स्थ एल्डर ने एक मुंह खून थूका और बेहोश हो गए। एक पल के लिए वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सब अपनी आंखें फाड़कर रुद्र को घूरने लगे और उनके चेहरे पर बहुत गहरा सदमा था। हर तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। वे रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई शैतान हो। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र की लड़ने की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। ये रुद्र तो सच में बहुत भयानक है। हाँ, ये तो मानो इंसान ही नहीं है। सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग भी डर भरी नजरों से रुद्र को घूर रहे थे। यहां तक कि सिक्स्थ एल्डर भी रुद्र के सामने इतने कमजोर पड़ गए, इसलिए उन्हें लगा कि अगर वे अब आगे बढ़े तो ये मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। तारिका ने रुद्र की ओर देखा। इस समय उसकी भावनाएं अभी भी बहुत उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। पहले तारिका ने मासूमियत से सोचा था कि वह रुद्र को इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों का रुद्र को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच उस जवान औरत ने, जिसने कभी भी रुद्र से लड़ने का सुझाव नहीं दिया था, बेचैनी में ग्रेट एल्डर पर चिल्लाकर कहा, ग्रेट एल्डर, हम सब रुद्र का मुकाबला कर ही नहीं सकते। अगर हमने लड़ना जारी रखा तो ये खुद को मौत के हवाले करने जैसा होगा। जब ग्रेट एल्डर ने उस जवान औरत की बात सुनी तो उनकी आंखों में थोड़ी सी लाचारी झलक आई। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर महल की ओर देखा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। तब रुद्र ग्रेट एल्डर की ओर बढ़ा। ग्रेट एल्डर ने माथे पर शिकन डाली और वहीं खड़े रहे। वो सहज रूप से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे अब भाग नहीं सकते। अगर वे भागे तो सेलेस्टियल फ्लावर वैली पूरी तरह से अफरा तफरी में डूब जाएगा। कुछ ही देर बाद रुद्र ग्रेट एल्डर के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना किसी भावना के पूछा, क्या तुम्हें अभी भी वे 3 जड़ी बूटियां मिल सकती हैं जिनकी मुझे जरूरत है? मुझे वे नहीं मिल सकती। ग्रेट एल्डर ने दृढ़ता से कहा। हाँ, रुद्र ने ग्रेट एल्डर की बात सुनकर उपहास से हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उनकी गर्दन पकड़ ली। उसने ठंडे लहजे में कहा, और अब अभी भी नहीं मिल सकती। ग्रेट एल्डर ने दबी आवाज में जवाब दिया, कम से कम तुम में थोड़ी तो हिम्मत है। रुद्र ने तिरस्कार से मुस्कुराया और फिर अपने दाहिने हाथ में ताकत लगाई। रुको। ठीक उसी पल थोड़ी दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। तो आखिरकार तुम बाहर आने को राजी हुए। रुद्र ने शरारती मुस्कान दी और फिर ग्रेट एल्डर की गर्दन छोड़ दी। सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों ने महल के दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। तभी सफेद चोगा पहने 30 के आसपास का एक आदमी धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ा। गुरुदेव, गुरुदेव। जब भीड़ ने इस नौजवान को देखा तो उन्होंने फौरन उन्हें पुकारा। वो नौजवान जो सबके सामने आया था सेलेस्टियल फ्लावर वैली का मास्टर था। रुद्र ने हैरानगी भरी निगाहों से उस नौजवान को देखा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली का मास्टर इतना जवान होगा। रुद्र ने उस नौजवान को अच्छी तरह से देखा और बेपरवाह अंदाज में पूछा, तुम हो सेलेस्टियल फ्लावर वैली के मास्टर? हाँ, मैं ही हूं। मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने मुड़कर थर्ड एल्डर और सिक्स्थ एल्डर को देखा, जिन्हें रुद्र ने बेहोश कर दिया था, और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमारी सेलेस्टियल फ्लावर वैली की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको इतना बेरहम होने की क्या जरूरत थी? कोई दुश्मनी नहीं। ये सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए हल्के से ठहाका लगाया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जब आपके सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों ने त्यागी फैमिली के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
मास्टर ने अपनी आंखों में थोड़ी बेबसी लिए रुद्र को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहेंगे। इसे सुलझाने का मेरा तरीका बहुत सीधा है। जैसे ही तुम मुझे जरूरी 3 जड़ी बूटियां दे दोगे, मैं यहां से चला जाऊंगा। रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। हाँ, मास्टर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई जड़ी बूटियों में से सिर्फ एक ही दे सकता हूं। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो हमारे बीच का मामला यहीं खत्म। तुम्हारे पास मुझसे मोल भाव करने का कोई हक नहीं है। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। क्या मतलब? मास्टर की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, रुद्र, मैंने तो तुम्हें थोड़ी इज्जत देने का सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ 2 ची रिसीविंग पिल्स खा लेने से तुम अपराजय, इनविंसिबल हो गए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल फ्लावर वैली की ताकत दिखाऊंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, मास्टर के शरीर से एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा निकली। जब सभी ने सेलेस्टियल फ्लावर मास्टर के शरीर की जबरदस्त शक्ति को महसूस किया तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इतने सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है, मास्टर ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा। अगले ही पल मास्टर रुद्र के सामने आ गया। फिर उसने हाथ उठाया और रुद्र की छाती पर जोरदार वार किया। रुद्र समझ गया कि मास्टर बहुत तेज है और उसने जल्दी से अपने हाथ अपनी छाती के आगे कर लिए ताकि वो वार को रोक सके। धमाका! मास्टर की हथेली रुद्र की बाह पर लगी, जिससे वह पूरे 10 मीटर पीछे हट गया और तब जाकर रुका। सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वे फौरन खुशी से झूम उठे, क्योंकि इस पल उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई थी। नहीं तो उन्हें लगा था कि शायद रुद्र को हराना नामुमकिन होगा। रुद्र ने अपने शरीर को संभाला, फिर धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े मास्टर को देखा। इस पल रुद्र को एहसास हुआ कि उसने मास्टर की ताकत को कम आंका था। पहले रुद्र को लगा था कि मास्टर की ताकत लगभग अरुणेश त्यागी जितनी होगी, लेकिन अभी मास्टर के वार को जबरदस्ती झेलने के बाद रुद्र को पता चला कि मास्टर की ताकत शायद अरुणेश त्यागी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। मास्टर ने रुद्र पर हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय वो रुक गया और बेपरवाह अंदाज में पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मोलभाव करने के लायक नहीं हूं? तुम अब भी लायक नहीं हो। रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। लायक नहीं? मास्टर ने ठंडी हंसी दी। फिर उसने बेरुखी से कहा, तो फिर मैं कैसे लायक समझा जाऊंगा? क्या मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा? ये कहकर मास्टर फिर से रुद्र की ओर लपका। रुद्र को पता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और तीसरी ची पिल निकाली, फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। रुद्र ने तीसरी ची रिसीविंग पिल भी खा ली। पास ही खड़ी तारिका की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर सदमा साफ था। तारिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतना पागल हो जाएगा कि वह 3 ची रिसीविंग पिल्स खा लेगा। 2 गोलियों ने पहले ही रुद्र के शरीर पर बहुत दबाव डाल दिया था। अब जब रुद्र ने तीसरी भी खा ली थी तो इसका असर बहुत ही भयानक होगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। इस वक्त रुद्र के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वह 3 गोलियां नहीं खाता तो वो मर जाएगा, पर अगर वो नहीं खाता तो भी वो मर जाएगा। कम से कम वो अपनी पूरी जान लगा देगा। जैसे ही मास्टर रुद्र तक पहुंचने वाला था, रुद्र का साया पलक झपकते ही गायब हो गया। मास्टर ने जब ये नजारा देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना तेज होगा। अगले ही पल रुद्र मास्टर के पीछे नजर आया। मास्टर की आंखों में अजीब सी झलक आई। उसने जल्दी से मुड़कर रुद्र को देखा, लेकिन 7 स्टार बिग डिपर फिस्ट, स्काई स्प्लिटर, मर जा। रुद्र जोर से दहाड़ा, अपनी मुट्ठी उठाई और मास्टर की छाती पर जोर से दे मारी। धमाका! रुद्र की मुट्ठी एक ट्रक जितनी ताकत से मास्टर की छाती पर लगी। मास्टर का शरीर हवा में उछल गया और दीवार से जा टकराया। तारिका अपनी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र को घूर रही थी। सदमे से उसकी बोलती बंद थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र सिर्फ एक मुक्के से मास्टर को हवा में उछाल देगा।
मास्टर को एक मुक्का मारकर उछालने के बाद रुद्र बिल्कुल भी नहीं रुका। मास्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भागा और मास्टर के पेट पर जोरदार लात मारी। धमाका। मास्टर के मुंह से खून का एक घूंट निकला। साफ था कि उसे बहुत दर्द हुआ था। रुद्र ने उसे नफरत से देखा और ठंडे अंदाज में कहा, मैंने अभी कहा था कि तुम लायक नहीं हो। क्या तुम्हें कोई एतराज है? मैं हार मानता हूं। मास्टर को यह शब्द धीरे से कहने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह सुनकर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर इतनी जल्दी हार मान लेगा। इस पल मास्टर को रुद्र के शरीर से निकलती शक्तिशाली आभा साफ महसूस हो रही थी। भले ही मास्टर में अभी भी रुद्र से लड़ने की हिम्मत थी, पर अगर वो लड़ाई जारी रखते तो उनके जीतने की संभावना न के बराबर थी। बल्कि यह भी हो सकता था कि रुद्र उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज कर देता। इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह सीधा हार मान ले। शायद तब रुद्र उन्हें जाने देता। तुमने क्या कहा? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने कहा कि मैं हार मानता हूं। मैं और नहीं लड़ूंगा, मास्टर ने कमजोर आवाज में रुद्र से कहा। तो फिर जल्दी करो और किसी को जड़ी बूटियां लाने भेजो, रुद्र ने बिना किसी भावना के कहा। जल्दी करो और मिस्टर सिंघानिया को चाहिए जड़ी बूटियां ले आओ। मास्टर ने एक पल की भी देरी नहीं की और ग्रेट एल्डर को तुरंत आदेश दिया। मैं समझ गया। ग्रेट एल्डर को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वह हकलाते हुए सहमत हुआ और जाने के लिए मुड़ा। रिसीविंग पिल का असर खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। अगर मुझे 20 मिनट के अंदर जड़ी बूटियां नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा और बाकी 10 मिनट में खुद अपनी जड़ी बूटियां ढूंढ लूंगा, रुद्र ने मास्टर के कान में फुसफुसाते हुए कहा। चूंकि मैंने तुम्हें जड़ी बूटियां देने का वादा कर दिया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मास्टर ने जल्दी से जवाब दिया। रुद्र ने मुड़कर नितिन और जानवी की ओर देखा, जो डर के मारे अपनी सुध-बुध खो चुके थे। फिर उसने आगे कहा, मेरे लिए 2 और 100 हर पिल तैयार करवाओ। मेरे दोस्त को उनकी जरूरत है। ठीक है, मास्टर ने फिर सिर हिलाया। रुद्र ने मास्टर की ओर देखा, जो उसके पैर के नीचे था, और आगे कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ग्रेट एल्डर को शायद पता था कि रुद्र किसी भी पल मास्टर को मार सकता है। इस समय रुद्र को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह दवाखाना, फार्मेसी की ओर भागा ताकि जरूरी जड़ी बूटियां तैयार कर सके। रुद्र ने ग्रेट एल्डर के हाथ में रखी चीजों पर बस एक नजर डाली। उसे विश्वास था कि इस वक्त ग्रेट एल्डर उसके साथ चालबाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसने जड़ी बूटियों का ढेर सीधे ले लिया। फिर मुड़ा और नितिन और जानवी से कहा, चलो। नितिन और जानवी तो पहले ही डर के मारे सहमे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि रुद्र जाना चाहता है तो वे जल्दी से सेलेस्टियल फ्लावर वैली के निकास एग्जिट की ओर चल पड़े। तारिका वहीं खड़ी रही और काफी देर तक हिचकिचाई, पर अंत में उसने रुकने का फैसला किया और रुद्र और बाकियों के साथ नहीं गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रुद्र सचमुच अपनी जरूरी जड़ी बूटियां ले लेगा और सेलेस्टियल फ्लावर वैली के सभी लोगों के सामने चला जाएगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद ग्रेट एल्डर दौड़कर मास्टर के पास गया और उनके कान में फुसफुसाया, मास्टर जी, रिसीविंग पिल का असर खत्म होने वाला है। क्या हमें रुद्र का असर खत्म होने का इंतजार करके उस पर हमला नहीं करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं, मास्टर ने उदासीनता से जवाब दिया। पर अगर हमने रुद्र को ऐसे ही जाने दिया तो इससे हमारे सेलेस्टियल फ्लावर वैली पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, ग्रेट एल्डर ने चिंता जताते हुए कहा। मास्टर ने अपनी आंखें संकरी करते हुए कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रुद्र तो पहले ही मरा हुआ आदमी है। हमें एक चलती फिरती लाश पर इतना हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। मरा हुआ आदमी? मास्टर की बात सुनकर ग्रेट एल्डर हैरान रह गया। वो उलझन में दिख रहा था। मास्टर ने समझाया कि रिसीविंग पिल वाकई शक्तिशाली है। अगर वह सिर्फ एक गोली खाता तो उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन रुद्र ने एक साथ 3 गोलियां खा ली, जो उसके शरीर पर बहुत बड़ा बोझ था। इसलिए हो सकता है कि वह गहरे जंगल से बाहर निकलते समय मर जाए। इसीलिए मैंने अभी इतनी आसानी से हार मान ली।
मैं ऐसे इंसान से लड़ना नहीं चाहता जिसे अपनी जान की भी परवाह ना हो। ग्रेट एल्डर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने आगे कहा, क्या वह 3 जड़ी बूटियां उसके लिए इतनी जरूरी थी कि वह अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा? नजदीक खड़ी तारिका ये सुनकर हैरान रह गई। उसे पता था कि रुद्र इन 3 जड़ी बूटियों को अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा था। इसलिए रुद्र की नजरों में उसकी प्रेमिका उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी थी। तारिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह कैसी संपूर्ण महिला है जिसे रुद्र जैसा प्यार करने वाला मिल सका। रुद्र जानता था कि ची रिसीविंग पिल का असर खत्म होने वाला है, इसलिए उसे नितिन और जानी के साथ जल्दी से जल्दी सेलेस्टियल फ्लावर वैली से निकलना था। अन्यथा अगर सेलेस्टियल फ्लावर वैली ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए रुद्र नितिन और जानवी को कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था। वो सीधे सेलेस्टियल फ्लावर वैली से बाहर निकल गया। इस समय नितिन और जानवी ने अभी तक खुद को संभाला नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ। हालांकि वे दोनों भी जानते थे कि मौजूदा हालात बहुत खतरनाक हैं, इसलिए वे रुद्र के ठीक पीछे चलने लगे। भले ही रुद्र बहुत तेज चल रहा था, पर आधे घंटे के बाद ची पिल का असर पूरी तरह से गायब हो गया। रुद्र को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पानी से खाली कर दिया गया तालाब हो। उसका पूरा शरीर तुरंत सूख गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके अलावा रुद्र को एहसास हुआ कि वो वास्तव में बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। रुद्र, क्या तुम ठीक हो? नितिन ने उसे गिरते देखकर उत्साहित होकर पूछा। मैं ठीक हूं, मैं बस अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर आगे कहा, मेरा फोन निकालो और निहाल को कॉल करो। उसे मेरी लोकेशन बताओ और उसे मुझे लेने आने के लिए कहो। रुद्र जानता था कि ये एक ही बार में इतनी ज्यादा ची रिसीविंग पिल्स इस्तेमाल करने का दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वह अपनी सारी उम्मीदें नितिन पर ही टिका सकता था। ठीक है, नितिन सहमत हुआ। फिर उसने जल्दी से रुद्र के कपड़ों से उसका फोन ढूंढा और निहाल का नंबर डायल किया। हालांकि कॉल लग जाने के बाद नितिन को एहसास हुआ कि उनकी मौजूदा जगह पर कोई सिग्नल ही नहीं है। हो गया काम, यहां कोई सिग्नल नहीं है, नितिन ने निराशा में चिल्लाया। इस समय नितिन जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स साथ लाया था, उन्हें डर था कि रुद्र और सेलेस्टियल फ्लावर वैली के बीच की लड़ाई में वे भी फंस जाएंगे, इसलिए वे सभी भाग गए थे। इस समय नितिन को नहीं पता था कि वे कहां हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता था। एक पल के लिए नितिन हार मान चुका था। वो मुड़कर रुद्र को देखने लगा, लेकिन इस समय रुद्र पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अब क्या करे? रुद्र को बेहोश देखकर नितिन और भी घबरा गया। रुद्र ही एकमात्र था जिसे यहां का रास्ता याद था और नितिन को वापस जाने का रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं था। नितिन, अब हम क्या करें? इस पल जानवी ने अचानक नितिन को आवाज दी। नितिन एक पल के लिए सकपकाया और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता याद है? मुझे नहीं, जानवी ने मायूस होकर जवाब दिया और आगे कहा, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। क्या है? नितिन ने उलझन में पूछा। देखो, रुद्र का सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों के साथ झगड़ा है। उसने तो उन लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा है। अगर हम उसे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों के हवाले कर दें, तो वे यकीनन हम दोनों को बाहर जाने देंगे। जानवी ने फुसफुसाते हुए कहा। जानवी, क्या बकवास कर रही हो तुम? जानवी की बात सुनते ही नितिन गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने दहाड़ कर कहा, रुद्र मेरा दोस्त है। अभी अभी उसने हमें सेलेस्टियल फ्लावर वैली से 100 हर्ब पिल दिलाने में मदद की, और अब तुम रुद्र को सेलेस्टियल फ्लावर वैली को सौंपना चाहती हो। हम इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। पत्थर दिल? यह सुनकर जानवी ने तिरस्कार से हंसते हुए हल्के से कहा, नितिन, तुम्हें नहीं लगता कि यह कहना कितना बेतुका है? बेतुका कैसे है? नितिन एक पल के लिए रुका और पूछा, क्या तुम्हें अभी की स्थिति समझ नहीं आ रही? हम दोनों भटक चुके हैं, हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। ऊपर से रुद्र बेहोश पड़ा है। अगर हमें अभी रास्ता पता भी चल जाए तो हम रुद्र को अपने साथ लेकर बाहर कैसे निकलेंगे? जानवी ने समझाया।
जानवी की बात सुनकर नितिन स्तब्ध रह गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ भी हो जाए मैं रुद्र को नहीं छोड़ूंगा। उसने भी तो अभी हम दोनों को नहीं छोड़ा था। ठीक है, जब तुम रुद्र को छोड़ना नहीं चाहते तो चलो फिर यही मौत का इंतजार करते हैं, जानवी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद नितिन रुद्र के पास गया और उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। हालांकि रुद्र बेहोशी की हालत में लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो अभी भी होश में था। वो बस जोर नहीं लगा पा रहा था, इसलिए न आंखें खोल पा रहा था और न बोल पा रहा था। लेकिन नितिन और जानवी के बीच की बातचीत उसे साफ सुनाई दे रही थी। नितिन, क्या कर रहे हो? जानवी ने त्योरी चढ़ाकर नितिन से पूछा। मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां सही से सिग्नल आ रहा हो, नितिन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर रुद्र को उठाए हुए आगे चल पड़ा। जानवी बेबसी भरी नजरों से नितिन की पीठ को देखती रही। इस समय वो समझ नहीं पा रही थी कि नितिन इतना जिद्दी क्यों हो रहा है। वे दोनों रुद्र को मुश्किल से 3 दिन से जानते थे। नितिन उसे सेलेस्टियल फ्लावर वैली के हवाले कर सकता था। इस तरह वे दोनों बच सकते थे, मगर जानवी को नहीं पता था कि नितिन इतना अड़ा क्यों था। बस यूं ही नितिन रुद्र को पीठ पर लादे घाटी में 1 घंटे से ज्यादा भटकता रहा, लेकिन उसे न तो सिग्नल वाली जगह मिली और न ही बाहर निकलने का रास्ता। इस वक्त तक नितिन पूरी तरह थक चुका था और नाउमीद हो चला था। नितिन, वापस चलो, अगर यही चलता रहा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे, जानवी ने हताश होकर नितिन से कहा। मैंने कहा न कि मैं रुद्र को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, नितिन ने धीरे से जवाब दिया। तुम, जानवी ने नितिन को देखा। बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। धप धप। तभी नितिन को अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज सुनते ही नितिन और जानवी के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि वे जानते थे कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोग जरूर उनका पीछा करते हुए आ पहुंचे होंगे। अगर वे दोनों सेलेस्टियल फ्लावर वैली के हाथ लग गए तो उनकी मौत तय थी। सेलेस्टियल फ्लावर वैली उन्हें यकीनन रुद्र का साथी मानेगी। गया काम से सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों ने हमें ढूंढ लिया होगा। अब हम बर्बाद हो गए, जानवी ने मायूसी में कहा। चुप, नीचे बैठ जाओ, नितिन ने त्योरी चढ़ाकर डांटा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद जानवी बेबसी से जमीन पर बैठ गई। कदमों की आहट उनके और करीब आ रही थी। कुछ ही मिनटों बाद एक शख्स नितिन और जानवी के पास आ पहुंचा। जब नितिन ने उस शख्स को देखा तो उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक आई। वह तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, मिस तारिका, आप? जी हां, जो शख्स उनका पीछा करते हुए आया था वो और कोई नहीं बल्कि तारिका थी। सेलेस्टियल फ्लावर वैली का मास्टर चिंतित था कि कहीं रुद्र मरा न हो, इसलिए उसने रुद्र और दूसरों की जांच के लिए लोगों को बाहर भेजा था। तारिका को चिंता थी कि रुद्र कहीं किसी और के हाथ न लग जाए, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर यह मिशन स्वीकार कर लिया था। रुद्र कहाँ है? तारिका ने अपनी आंखों में अजीब सा भाव लिए जल्दबाजी में पूछा। मिस तारिका, आप? नितिन अच्छी तरह जानता था कि तारिका सेलेस्टियल फ्लावर वैली से है, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि तारिका रुद्र को क्यों ढूंढ रही है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने आई हूं। बिना किसी मदद के तुम रास्ता ढूंढ नहीं पाओगे। तारिका स्वाभाविक रूप से जानती थी कि नितिन क्या सोच रहा है, इसलिए उसने समझाते हुए कहा, रुद्र यहां है। नितिन ने फौरन उसे रास्ता दिया। तारिका रुद्र के पास गई। जब उसने देखा कि रुद्र बेहोश है तो उसकी आंखों में चिंता की एक झलक आई। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र शायद 3G रिसीविंग पिल्स के साइड इफेक्ट्स नहीं झेल पा रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गया होगा। रुद्र को कोई खतरा तो नहीं होगा? नितिन ने चिंता से पूछा। मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकती। आखिरकार ची रिसीविंग पिल बहुत दुर्लभ है। मैंने पहली बार किसी को इसे लेते हुए देखा है। यह भी नहीं पता कि 3 गोलियां लेने के बाद क्या होगा। मैं अभी तुम्हें बाहर ले चलती हूं और फिर तुम रुद्र को मुंबई ले जाना, तारिका ने धीरे से कहा। ठीक है,
ये सुनकर नितिन ने तुरंत सिर हिलाया और खुद रुद्र को अपनी पीठ पर लाद लिया। जानवी ने असंतोष से तारिका को देखा, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। आखिरकार तारिका ही उनकी जीने की आखिरी उम्मीद थी। तारिका नितिन को घाटी में घुमाती हुई ले गई और आखिरकार एक गुफा के मुहाने पर पहुंची। उसने धीरे से कहा, तुम्हें बस इस गुफा से गुजरना है, फिर तुम बाहर निकल जाओगे। उसके बाद तुम बाहर के लोगों से संपर्क कर पाओगे। ठीक है, शुक्रिया मिस तारिका। नितिन ने कृतज्ञता से तारिका से कहा। क्या इस गुफा में कोई खतरा है? जानवी को तारिका पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने त्योरी चढ़ाकर कहा। यह सुनकर तारिका थोड़ी नाराज हो गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम यही मौत का इंतजार कर सकती हो। ये कहकर तारिका पीछे मुड़े बिना चली गई। आधे घंटे बाद तारिका अकेली सेलेस्टियल फ्लावर वैली लौटी और सीधे वैली मास्टर के कमरे में गई। तो क्या तुम्हें वह मिला? वैली मास्टर ने धीरे से पूछा। हाँ, तारिका ने दबी आवाज में जवाब दिया। क्या तुमने उसे मार दिया? वैली मास्टर ने पूछना जारी रखा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाई, तारिका ने ईमानदारी से कहा। तुमने उन्हें जाने दिया? वैली मास्टर थोड़े गुस्से में थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, तारिका एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। चटाक। जैसे ही वैली मास्टर ने तारिका की बात सुनी, उन्होंने तारिका के गाल पर पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर आंखें फाड़कर चिल्लाए, तारिका, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हें सुधरने का एक मौका देना चाहा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ दोगी। तुमने मुझे सच में निराश किया है। वैली मास्टर, रुद्र बेचारा इंसान है। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वे जड़ी बूटियां चाहता था। तारिका ने समझाने की कोशिश की। मुझे उसके कारण से कोई लेना देना नहीं है। उसे सेलेस्टियल फ्लावर वैली में आकर हमसे लूटपाट नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी तुमने उसे जाने दिया। जरा खुद को देखो। वैली मास्टर ने तारिका की तरफ देखा और कांपते हो ठोन से चिल्लाए। जब तारिका ने वैली मास्टर की बातें सुनी तो उसका माथा ठनक गया। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा? वैली मास्टर ठंडी हंसी हंसे, फिर तारिका की ठोड़ी को पकड़ा और सख्ती से बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा? नहीं। तारिका ने जल्दी से सिर हिलाया। कल से तुम 5 साल के लिए पहाड़ पर कैद रहोगी। तुम 5 साल बाद ही बाहर आ सकती हो। वैली मास्टर ने सख्ती से चिल्लाया। जब तारिका ने वैली मास्टर की बात सुनी तो वह थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। 5 साल तारिका के लिए ये एक बेहद डरावनी संख्या थी। आखिरकार तारिका अभी अपनी जवानी के चरम पर थी। 5 साल में तारिका शायद 30 साल की हो जाएगी। हालांकि इस समय तारिका को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि उसने सही और अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ नितिन ने बहुत देर तक हिचकिचाया और आखिरकार तारिका की बातों पर भरोसा करने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर तारिका सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह ऐसा कर सकती थी। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह रुद्र को गुफा के अंदर ले गया। नितिन 2 घंटे से ज्यादा गुफा में चलता रहा और आखिरकार घाटी से बाहर निकल आया। घाटी से बाहर निकलने के बाद उसने रुद्र का फोन निकाला और निहाल का नंबर डायल किया। इसके बाद रुद्र की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे इसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रहा। जब रुद्र ने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वह प्रदीप के घर में था। रुद्र के उठने के बाद उसने अपने शरीर को हिलाया डुलाया और महसूस किया कि हालांकि वह अपने हाथ पैर हिला सकता था, पर वो बहुत कमजोर था। तुम जाग गए? प्रदीप ने रुद्र को आंखें खोलते देखा और उससे धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी, इस बार तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, रुद्र ने कमजोर आवाज में प्रदीप से कहा। ये मैं नहीं हूं जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, ये तुम हो जिसने खुद को नुकसान पहुंचाया। ची रिसीविंग पिल एक दिव्य औषधि है और साथ ही जहर भी। तुम एक साथ 3 ची रिसीविंग पिल्स खाने के बाद यकीनन इसे झेल नहीं पाओगे।
तुम्हें छोड़ो, शायद मैं भी इतने ताकतवर साइड इफेक्ट को सहन नहीं पाता। प्रदीप ने शांत भाव से कहा, अब मेरा शरीर कैसा है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सभी नसों को पहले ही जोड़ दिया है। अब जब तुम जाग गए हो तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। प्रदीप ने रुद्र की ओर देखा और जवाब दिया। यह जानकर कि वह ठीक है, रुद्र को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने आगे पूछा, मैं यहां कैसे पहुंचा? तुम्हें निहाल और 2 जवान लोग यहां लाए थे। प्रदीप ने जवाब दिया। नितिन और जानवी कहाँ है? रुद्र को आखिरकार याद आया कि उसे नितिन ने बचाया था, इसलिए उसने पूछा। वे तुम्हें यहां लाने के बाद चले गए। वे कहाँ गए मुझे ठीक से नहीं पता। प्रदीप ने शांत भाव से कहा। रुद्र अभी भी नितिन का बहुत आभारी था, क्योंकि उसने नितिन और जानवी के बीच की बातचीत सुन ली थी। ऐसी परिस्थितियों में जानवी का रुद्र को छोड़ देना समझदारी भरा था। आखिरकार वे दोनों संयोग से रुद्र से मिले थे। उन दोनों का रुद्र को न बचाना कोई हैरानी की बात नहीं होती। हालांकि नितिन ने रुद्र को न छोड़ने का फैसला किया, जिससे रुद्र बहुत भावुक हुआ। जहां तक तारिका के बाद में आने की बात है, रुद्र ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बूढ़े आदमी, तुम्हें जड़ी बूटियां मिल गई होंगी, है ना? रुद्र को सबसे ज्यादा सोल रिटर्निंग पिल की चिंता थी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सोल रिटर्निंग पिल पहले ही बना दी है। प्रदीप ने बात करते हुए रुद्र को एक चीनी मिट्टी की बोतल पकड़ाई। जब रुद्र ने चीनी मिट्टी की बोतल देखी तो वो थोड़ा उत्साहित लग रहा था। आखिरकार उसने इसी सोल रिटर्निंग पिल के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया था। अब जब उसे सोल रिटर्निंग पिल मिल गई थी तो रुद्र को लगा कि उसने जो कुछ भी किया वो सार्थक था। असल में मैं तुम्हें इस बार खुद बाहर जाकर अनुभव हासिल करने देना चाहता था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मार्शल आर्टिस्ट की असली दुनिया कैसी होती है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मुश्किल में पड़ जाओगे। प्रदीप ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा सा अपराध बोध था। आखिरकार अगर उसने रुद्र को इन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए नहीं कहा होता तो रुद्र की ये हालत नहीं होती। कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास सोल रिटर्निंग पिल है तब तक सब ठीक है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। रुद्र प्रदीप को देखकर मुस्कुराया। उसने प्रदीप को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। आखिरकार अगर प्रदीप नहीं होते तो रुद्र को सोल रिटर्निंग पिल यकीनन नहीं मिलती। हालांकि तुम्हारी प्राचीन मार्शल आर्ट प्रतिभा थोड़ी कम है, पर मुझे तुम में ऐसी लगन दिखाई देती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसलिए आज से तुम्हें मेरा शिष्य माना जा सकता है। प्रदीप ने रुद्र की ओर देखा और आगे कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम ऐसा व्यवहार करना बंद कर सकते हो जैसे तुम नुकसान में हो? मैंने तुम्हें गुरु बनाने के लिए पैसे खर्च किए हैं। रुद्र ने निराशा में चिल्लाया। मैं कुछ लोगों को पैसे खर्च करने पर भी स्वीकार नहीं करता। प्रदीप ने गर्व से कहा। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी पैसे खर्च नहीं किए। रुद्र ने पलटवार किया। बकवास बंद करो, ये चीज लो। यह कहने के बाद प्रदीप ने सीधे रुद्र को एक जेड पेंडेंट पकड़ा दिया। रुद्र ने जेड पेंडेंट लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने प्रदीप से उलझन भरी नजर से पूछा, ये क्या है? क्या ये किसी काम का है? प्रदीप ने धीरे से कहा, ये जेड पेंडेंट तुम पैसे से खरीदना भी चाहो तो नहीं खरीद सकते। रुद्र ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, पैसे से नहीं खरीदा जा सकने वाला कौन सा जेड पेंडेंट है? तुम मुझे मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये जेड पेंडेंट मेरी अपनी चीज है। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लगभग हर कोई इस पेंडेंट के बारे में जानता है या सुना है। इसलिए अगली बार अगर तुम किसी खतरे में पड़ो तो बस ये जेड पेंडेंट दिखा देना। मुझे लगता है ज्यादातर लोग मुझे इज्जत जरूर देंगे। रुद्र प्रदीप की बात सुनकर चुप रह गया। उसने मुंह फुलाकर कहा, मैं तो सोच रहा था कि ये कोई खजाना होगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये महज एक जेड पेंडेंट होगा। तुम्हारे पास कोई और खजाना है क्या? मुझे कुछ और चाहिए। प्रदीप ने कहा, नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक है। रुद्र ने प्रदीप को देखा और 2 सेकंड के लिए हिचका, फिर लाचारी से बोला, ठीक है, चलो तब भी ये मेरे पास रहे, यही बेहतर है। ये कहकर रुद्र ने वो जेड पेंडेंट रख लिया। फिर वो खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। उसने प्रदीप की ओर देखकर पूछा,
तो अब मैं जा सकता हूं, है ना? प्रदीप ने रुद्र को याद दिलाया, जरूर, लेकिन तुम इस दौरान दूसरों से लड़ने की कोशिश मत करना। आखिरकार तुम्हारी नसें और कोशिकाएं अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, मैं समझ गया। रुद्र ने प्रदीप की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने कुछ और नहीं कहा और कमरे से बाहर निकल गया। प्रदीप के घर से निकलने के बाद भी रुद्र बहुत उत्साहित था। आखिरकार उसे सोल रिटर्निंग पिल मिल गई थी। इसलिए अब उसके लिए सबसे जरूरी काम प्रिया को ढूंढना था। और इस बार सोल रिटर्निंग पिल को ढूंढने के लिए रुद्र ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। न सिर्फ उसकी जान जाते जाते बची, बल्कि उस पर कई लोगों का एहसान भी हो गया था। बेशक प्रदीप, निहाल, ईशा मेहता और बाकी लोगों के एहसान का हिसाब चुकाना तो आसान था। आखिर रुद्र भविष्य में उनसे अक्सर मिल पाएगा, लेकिन नितिन और तारिका का एहसान वह कैसे चुकाएगा, ये उसे नहीं पता था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वह इन लोगों से दोबारा कब मिल पाएगा। रुद्र इन सब बातों के बारे में सोचते हुए टैक्सी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वह मुंबई एयरपोर्ट की ओर तेजी से निकला। वह जल्द से जल्द न्यू टाउन लौटना चाहता था ताकि प्रिया को ढूंढ सके। टैक्सी में रुद्र ने अपना फोन निकाला और प्रिया का नंबर डायल किया, मगर प्रिया का फोन बंद आ रहा था। इससे रुद्र को अचानक एक बुरा एहसास हुआ, इसलिए वो ड्राइवर से तेजी से गाड़ी चलाने को कहता रहा। 10 मिनट बाद रुद्र घबराहट में विमान में सवार हो गया। शाम 5 बजे रुद्र आखिरकार न्यू टाउन पहुंचा। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद उसने टैक्सी ली और प्रिया की कंपनी की ओर भागा। इस दौरान रुद्र लगातार प्रिया को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इससे रुद्र और भी ज्यादा बेचैन हो गया। जैसे ही वह ट्रैवियो कॉर्पोरेशन पहुंचा, वह सीधे प्रिया के ऑफिस की ओर भागा। चूंकि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि रुद्र प्रिया का बॉयफ्रेंड है, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही रुद्र प्रिया के ऑफिस पहुंचा, लेकिन जब वो उनके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। रुद्र का सिर चकरा गया। उसे शक हुआ कि कहीं विजयलक्ष्मी को कुछ पता तो नहीं चल गया है। रुद्र एक पल के लिए हिचका और फिर सीधे रजनीश के ऑफिस की ओर बढ़ गया। इस वक्त रजनीश अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जब उसने रुद्र को अंदर आते देखा तो वो घबरा गया। उसने तुरंत सेक्रेटरी को दूर धकेला और रुद्र से घबराकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या बात है? रुद्र ने रजनीश की सेक्रेटरी पर एक नजर डाली और बिना किसी भाव के कहा, तुम बाहर जाओ। सेक्रेटरी ने घबराकर जवाब दिया, जी मिस्टर सिंघानिया, और फिर जल्दी से मुड़कर ऑफिस से बाहर चली गई। सेक्रेटरी के जाने के बाद रुद्र ने रजनीश से पूछा, प्रिया कहाँ है? रजनीश ने जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, मिस मेहरा आज ही विदेश गई है। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ गई है, उन्हें जाकर उसे संभालना पड़ा। ये सुनकर रुद्र और भी ज्यादा घबरा गया। उसने फिर रजनीश से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो किसी प्रोजेक्ट की समस्या की वजह से अमेरिका गई है? रजनीश ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल यकीन है, मैं ही इस प्रोजेक्ट को देख रहा था। मैंने खुद वहां जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मिस मेहरा ने कहा कि उन्होंने बहुत समय से अपनी मां को नहीं देखा है, इसलिए वो मेरी जगह चली गई। ये जानने के बाद कि प्रिया विजयलक्ष्मी से मिलने जा रही है, रुद्र और भी ज्यादा घबरा गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद निहाल ने धीरे से रुद्र से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप उनसे कुछ बात करना चाहते थे? रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, और फिर मुड़कर रजनीश के ऑफिस से बाहर निकल गया। निहाल ने रुद्र की पीठ को उलझन में देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र इतना घबराया हुआ क्यों था। ट्रैवियो कॉर्पोरेशन से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और निहाल से अमेरिका के लिए फ्लाइट बुक कराने में मदद लेने वाला था। रुद्र को अभी भी प्रिया को अमेरिका में अकेले छोड़ने की चिंता सता रही थी। उसे डर था कि अगर विजयलक्ष्मी ने प्रिया को वापस नहीं आने दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वह निहाल का नंबर ढूंढ पाता, उसका फोन बज उठा। जब रुद्र ने देखा कि प्रिया का फोन है तो उसकी आंखों में उत्साह भर आया और उसने तुरंत फोन उठा लिया। प्रिया ने धीरे से कहा, रुद्र,
क्या तुमने अभी मुझे फोन किया था? मैं अभी अभी विमान से उतरी हूं और तुम्हारा कॉल नहीं देख पाई। रुद्र ने पूछा, प्रिया, क्या तुम अमेरिका गई हो? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ, कंपनी के प्रोजेक्ट में थोड़ी समस्या है, इसलिए मैं उसे संभालने आई हूं। रुद्र एक पल के लिए हिचका और फिर बोला, प्रिया, क्या तुम अमेरिका में सुरक्षित हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां आकर तुम्हें ढूंढूं? प्रिया को लगा कि रुद्र उससे लंबे समय से नहीं मिला है, इसलिए उसे याद कर रहा होगा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैं यहां कंपनी के काम से आई हूं। जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस चली जाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का बिल्कुल वक्त नहीं होगा। रुद्र ने लाचारी से हामी भरी। ठीक है, तब क्या तुमने सब कुछ निपटा लिया? प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा। हाँ, मैंने सब कुछ निपटा लिया। रुद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, प्रिया, अमेरिका, यूएस में तुम्हें कोई भी परेशानी क्यों ना आए, तुम्हें मुझे तुरंत संपर्क करना होगा। और हाँ, चाहे जो भी हो, तुम्हें वापस आना ही होगा, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या है वो? अभी नहीं बता सकते। रुद्र की बात सुनकर प्रिया अचंभित हुई और उलझन में पूछा, ये कुछ बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हें ये आमने सामने ही बताना होगा, इसलिए तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा, समझी? रुद्र ने जोर देकर कहा, आखिर क्या हो रहा है? तुम इतने रहस्यमय क्यों बन रहे हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हें फोन पर यह सब साफ साफ नहीं समझा सकता, इसलिए कंपनी का काम खत्म होते ही तुम वापस आ जाना, ठीक है? रुद्र ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं समझ गई, चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगी और जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी, ठीक है? प्रिया ने बेब्सी से कहा। ठीक है। प्रिया की बात सुनकर रुद्र को थोड़ी राहत मिली। इस पल रुद्र को और भी ज्यादा गंभीरता से बात करनी पड़ी। तभी प्रिया को पता चलता कि वह मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि गंभीर है। ठीक है, मुझे अब कुछ काम निपटाने जाना है, प्रिया ने हल्के से कहा। ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रुद्र ने लंबी सांस छोड़ी। इस वक्त उसे महसूस हुआ कि प्रिया बहुत शांत और खुश लग रही थी। इसका मतलब था कि वह किसी परेशानी की वजह से नहीं गई थी, इसलिए वो फिलहाल निश्चिंत हो सकता था। रुद्र ने एक टैक्सी ली और घर लौट आया। कॉलोनी में घुसते ही रुद्र ने देखा कि उसकी मर्सिडीज बेंज अभी भी वहीं खड़ी थी, और तो और इतने लंबे समय से उसे हिलाया भी नहीं गया था। गाड़ी पर धूल की मोटी परत जम गई थी। क्या सच में उस लड़की को ये मर्सिडीज बेंज नहीं चाहिए, या फिर उस लड़की के साथ कोई दुर्घटना हुई है? एक विचार अचानक रुद्र के दिमाग में आया, लेकिन रुद्र को उस लड़की का नाम तक नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि उसके दोस्त उसे कामाक्षी कहकर बुलाते थे। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता था। इसलिए रुद्र के पास उस लड़की को ढूंढने का कोई जरिया नहीं था। ऊपर से उसके पास पहले से ही बहुत सारी परेशानियां थी। उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो उसकी परवाह करे। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाकर उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन रुद्र को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि ईशा मेहता अब भी उसके घर में मौजूद थी। ईशा को देखकर रुद्र थोड़ा हताश हो गया। फिर उसने हैरानगी भरे लहजे में पूछा, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं गई? क्या तुम अपने रक्षक से इसी तरह बात करते हो? ईशा ने हल्के से आंखें घुमाई। फिर अंगूर खाते हुए उसने लापरवाही से कहा, मेरे घर में थोड़ी दिक्कत हो गई है। मरम्मत करने वालों ने दीवारों पर लाल रंग कर दिया, जबकि मुझे गुलाबी पसंद है, इसलिए मुझे उन्हें दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ रहा है। गुलाबी और लाल में क्या फर्क है? रुद्र ने बेब्सी से कहा। क्या हुआ? क्या तुम सच में अपने रक्षक को इतनी बुरी तरह से भगाना चाहते हो? ईशा ने रुद्र से पूछा। तुम इतनी ताकतवर हो, मैं तुम्हें भगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या पता तुम गुस्से में आकर मुझे ही मार दो, रुद्र ने लाचारी से कहा। इस पल भी रुद्र सामने खड़ी उस सेक्सी हसीना को, जो लेस वाली नाइट ड्रेस पहने अंगूर खा रही थी और सीरियल देख रही थी, उस बर्फ जैसी ठंडी कातिल
उससे जोड़ नहीं पा रहा था। रुद्र को लगा कि वह सच में भेष बदलने में बहुत माहिर है। स्कूल में वो एक लेक्चरर की तरह थी, घर पर एक सेक्सी और बिंदास लड़की की तरह, और जरूरत पड़ने पर वह एक कातिल की तरह। यह तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि उसका असली व्यक्तित्व कौन सा है। मैंने सुना है कि तुम जख्मी हो गए हो। क्या हुआ था? ईशा ने रुद्र को अच्छी तरह से देखा और पाया कि वो ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए उसने जिज्ञासा से पूछा। एक पल हिचकिचाने के बाद रुद्र ने उसे वो सब बता दिया जो सेलेस्टियल फ्लावर वैली में उसके साथ हुआ था। ईशा को यह सब सुनकर लगा कि रुद्र ने बहुत जल्दबाजी की। उसे 3 गोलियां नहीं खानी चाहिए थी। रुद्र ने इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार उस वक्त रुद्र के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ईशा से बात करने के बाद रुद्र बाथरूम में गया और नहाने की तैयारी करने लगा ताकि वह आराम से सो सके। आखिरकार रुद्र को इतने लंबे समय से ठीक से आराम नहीं मिला था। हालांकि जब रुद्र ने अपने कपड़े उतारे तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर कई घाव थे। ये घाव सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों से लड़ते वक्त लगे थे, लेकिन रुद्र ने उस वक्त की रिसीविंग पिल खाई हुई थी, इसलिए उसने इन घावों पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र ने अपने शरीर के जख्मों को देखा और बेबसी से मुस्कुराया। फिर उसने नहाना शुरू कर दिया। नहाने के बाद रुद्र बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। अगले दिन जब उसने आंखें खोली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने अपने फोन पर देखा और पाया कि शनिवार होने के कारण कोई क्लास नहीं थी। तो रुद्र बेडरूम से बाहर निकला और देखा कि ईशा अब भी सोफे पर लेटी हुई सीरियल देख रही थी। वो असामान्य रूप से गंभीर थी। तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है क्या? तुम रोज सोफे पर क्यों लेटी रहती हो और सीरियल देखती हो? रुद्र ने नाराजगी से कहा। ईशा ने रुद्र की बात सुनकर हल्के से जम्हाई ली और थकी हुई आवाज में कहा, एक कातिल को कैसा दिखना चाहिए? क्या वो रोज लोगों को मारे? वैसे मैं कातिल नहीं हूं, मैं तो बस एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। तो क्या तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत नहीं? रुद्र ने पूछा। मैं पहले से ही ब्लैक रैंक की मार्शल आर्टिस्ट हूं और मुझसे ताकतवर ब्लैक रैंक से नीचे का कोई शायद ही मिले। अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर मिल भी जाए तो भी मैं भाग सकती हूं, इसलिए मुझे अब मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का मन नहीं है। मैं 8 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक इसका अभ्यास करती रही हूं। मैं अब इससे तंग आ चुकी हूं, ईशा ने बेपरवाही से कहा। रुद्र ईशा की बातों का खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अभी क्या समय हुआ है? इस समय ईशा ने पूछा। लगभग दोपहर हो गई है, रुद्र ने जवाब दिया। हे भगवान, 12 बज गए हैं। ये टीवी सीरियल सच में नशे जैसा है। मैं बिल्कुल नहीं सोई, मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो कल फिर से मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे। ईशा चिल्लाई, फिर जल्दी से अपने बेडरूम की ओर भागी। रुद्र ने ईशा की पीठ को देखा और बहुत हैरान था। वो सच में समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसके सामने वाली ईशा, स्कूल की दबंग महिला लेक्चरर और त्यागी फैमिली में वो ठंडी खून की कातिल, तीनों एक ही इंसान थे। रुद्र को तो ये शक होने लगा था कि दुनिया में 3 ईशा है जो अलग अलग समय पर नजर आती हैं। ईशा के जाने के बाद रुद्र ने थोड़ा बहुत खाया और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और वैदेही का नंबर डायल किया। आखिरकार रुद्र इस दौरान न्यू टाउन में नहीं था, इसलिए वो वैदेही से डील नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि वो प्रिया की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर रंजीव के मामले की तह तक जा सकता है। ट्रिन ट्रिन फोन 2 बार बजने के बाद वैदेही ने कॉल उठा लिया। मास्टर, वैदेही ने धीमी आवाज में पुकारा। रुद्र वैदेही के शब्द सुनकर एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने माथे पर बल डाले और पूछा, क्या? मास्टर, वैदेही ने बड़े स्वाभाविक ढंग से जवाब दिया और फिर आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, आगे से मेरी जिंदगी आपके हाथों में होगी, इसलिए आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी नौकर हूं। रुद्र के पास शब्द नहीं थे। उसे लगा कि संबोधन का ये तरीका थोड़ा ज्यादा ही अजीब है। हालांकि रुद्र इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था और उसने पूछा, मैंने तुम्हें रंजीव के अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका?
मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मास्टर, अगर आप चाहें तो कभी भी आकर उन्हें ले सकते हैं। वैदेही ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तो हस्टलर्स क्लब पर मिलते हैं। वैदेही का जवाब सुनकर रुद्र की आंखों में उत्साह की एक चमक आई और उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है मास्टर। वैदेही सहमत हुई और उसने फोन काट दिया। तुम कौन से जमाने की हो? मास्टर, फोन काटने के बाद रुद्र ने लाचारी से बड़बड़ाया। फिर उसने चेहरा धोया और हस्टलर्स क्लब की ओर तेजी से निकल पड़ा। आधे घंटे बाद रुद्र हस्टलर्स क्लब पहुंचा और एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट उसे प्राइवेट रूम में ले गई। आज वैदेही सामान्य से अलग कपड़े पहने हुए थी। इससे पहले वो हमेशा शांत और मासूम तरीके से तैयार होती थी और उसे सभ्य दिखने वाले ड्रेस पहनना पसंद था। लेकिन आज वैदेही ने काले रंग की टाइट फिटिंग शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी पतली और गोरी टांगे काली स्टॉकिंग से ढकी हुई थी। उसने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई थी और वो असाधारण रूप से सेक्सी लग रही थी। जैसे ही वैदेही ने रुद्र को अंदर आते देखा, उसने अपनी कमर को मटकते हुए और मादक अंदाज में उसके पास चलकर आई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर, आप आ गए। क्या तुम मुझे मास्टर नहीं कह सकती? रुद्र ने लाचारी से वैदेही से पूछा। मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह संबोधन बुरा है? अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे बदल सकते हैं। आप जो चाहें मैं वो सब कुछ करूंगी। वैदेही ने रुद्र के कान में फुसफुसाया। रुद्र ने लाचारी से वैदेही की ओर देखा। हालांकि उसे फिलहाल कोई बेहतर नाम सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने बात बदल दी और कहा, ठीक है, काम की बात करते हैं। क्या तुम सबूत लाई हो? हाँ, वैदेही ने सिर हिलाया और रुद्र को एक हार्ड डिस्क दी। मैंने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं वे सब इसमें हैं। अगर मैं सब कुछ जाहिर कर दूं तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता को गिरफ्तार करवा सकती हूं। जब वैदेही ने यह कहा तो वो बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र जिस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता था वो उसका पिता है। आखिरकार अब उसकी जिंदगी रुद्र के हाथों में थी, इसलिए उसे वही करना था जो वो करने को कहता। उसके पास कोई चारा नहीं था। रुद्र ने हार्ड ड्राइव लेने के बाद वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने अपने पिता के अपराधों के सबूत मुझे यूं ही सौंप दिए। क्या तुम्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं है? वैदेही ने रुद्र की ओर देखा और एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने लाचारी भरे भाव से कहा, मास्टर, मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है। मेरे पास कोई और विकल्प तो नहीं है ना? रुद्र वैदेही की बात सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम एक समझदार इंसान हो। मास्टर, आपने पहले मुझसे वादा किया था कि जैसे ही आपको ये सबूत मिल जाएंगे आप मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। वैदेही कोई ठंडी, कोल्ड ब्लडेड मशीन नहीं थी। दरअसल उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि उसे इन चीजों की जरूरत क्यों है, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं। चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से नहीं पहुंचाऊंगा। रुद्र ने वैदेही को शांति से देखा। तो मास्टर, आप ये सारे सबूत क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? वैदेही ने उलझन भरे भाव से रुद्र से पूछा। मैं ये सबूत तुम्हारे पिता को नियंत्रित करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हें नियंत्रित कर रहा हूं। रुद्र ने वैदेही से कुछ नहीं छिपाया और उसके सवाल का जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर वैदेही हैरान रह गई। उसे गहरा झटका लगा क्योंकि आखिरकार उसे रुद्र का असली इरादा पता चला। इस पल वैदेही को एहसास हुआ कि आर्थर बैनर्जी के बहकावे में आकर रुद्र के खिलाफ कोई कदम उठाना उसका कितना मूर्खतापूर्ण फैसला था। उसके इस फैसले से पूरे वैदेही की फैमिली को नुकसान हो सकता था। इस समय वैदेही रुद्र को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई राक्षस हो। हालांकि उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने वाला आदमी कितना भयानक था। अगर उसने अभी विरोध किया तो वह मर जाएगी। रुद्र को वैदेही की आंखों में डर और चिंता दिखाई दी, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है।
हालांकि मैं तुम्हारे पिता का इस्तेमाल करना चाहता हूं, पर मेरा उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस उनके जरिए कुछ लोगों को ढूंढना चाहता हूं। मास्टर, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप मुझे और मेरे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। रुद्र की बात सुनकर वैदेही ने जल्दी से कहा। हाँ, रुद्र ने वैदेही की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि वैदेही की आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, असली थी या नकली। रुद्र को इन सवालों की परवाह भी नहीं थी। आखिर जब तक वैदेही ने जो सबूत दिए थे वे असली थे तो सब ठीक था। इस तरह रुद्र रंजीव का इस्तेमाल करके विजयपुर प्रांत में सेठी के प्रभारी अनुराग से संपर्क कर सकता था। शुरुआत से ही रुद्र अनुराग से मिलना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अनुराग का उसके माता पिता की मौत से बहुत कुछ लेना देना था। इसलिए रुद्र सिर्फ अनुराग को ढूंढकर ही यह पता लगा सकता था कि उस समय क्या हुआ था। जहां तक रंजीव और वैदेही की बात है, जब तक वे आज्ञाकारी रहते हैं, रुद्र का उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा रंजीव का उसे सेठी के बारे में जानकारी देना भी रुद्र के लिए एक अच्छी बात थी।